हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कि सीसी अकाउंट में हमने सैंक्शन तो कर दिया, डिसबर्स कर दिया, उसके बाद उस अकाउंट में फ्रॉड या एनपीए ना हो, इसके लिए हम क्या करें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बैंक में सबसे ज़्यादा जो अकाउंटेबिलिटीज़ बनती हैं लोन्स में, सबसे ज़्यादा जो मेमोज इशू होते हैं, जो चार्जशीट्स इशू होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन कॉल होते हैं, वो सीसी लिमिट के लिए ही होते हैं। और वो भी मॉनिटरिंग, यानी कि सैंक्शन तो हो जाता है, बहुत आसान है, डिसबर्समेंट करना आसान है, बट डिसबर्समेंट के बाद उसकी मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहीं पर होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 6 या 7 स्टेप्स जो हम ले सकते हैं कि वो अकाउंट फ्रॉड से बचा रहे, हम उसे एनपीए होने से बचा पाएँ, उसकी मॉनिटरिंग सही हो हमारे। और अगर कल के दिन कुछ होता भी है, वो एनपीए हो जाता है या फ्रॉड कुछ होता है, तो अगर हम उसकी मॉनिटरिंग देख रहे हैं, हम उसकी मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, हम उसके, तो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए, हमारे अगेंस्ट चार्जशीट ना इशू हो। कि किसी भी सीसी अकाउंट होल्डर को दूसरे बैंक में करंट अकाउंट मत रखने दीजिए। केवल उसका अकाउंट आपके बैंक में होना चाहिए, वो भी सीसी अकाउंट। सारे ट्रांजैक्शन उसकी सीसी अकाउंट से मूव होने चाहिए। दूसरे बैंक में उसका अकाउंट तभी होगा अगर दूसरे बैंक से भी उसने लिमिट ले रखी है, यानी कि जो सीसी लिमिट उसने ले रखी है वो मल्टीपल बैंकिंग में या कंसोर्शियम में है। अगर वो सोल बैंकिंग आपसे कर रहा है क्रेडिट्स के मामले में, यानी क्रेडिट लिमिट्स केवल आपके पास हैं, तो फिर आप जो उसका ऑपरेशनल अकाउंट है वो भी केवल आपके पास होना चाहिए, किसी भी और बैंक में नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, अगर उसने किसी भी और बैंक में करंट अकाउंट रखा तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि वो जो भी सेल्स होंगी वो धीरे धीरे उस अकाउंट से रूट करना शुरू कर देगा, आपके सीसी अकाउंट के थ्रू क्रेडिट सबमिशन नहीं आएगा, और फिर धीरे धीरे आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, और ये फ्रॉड का या एनपीए का बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरा, जब भी आप स्टॉक स्टेटमेंट लें, आमतौर पर सीसी में हम मंथली या क्वार्टरली, यानी कि हर महीने या तिमाही हम स्टॉक स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो जब भी स्टॉक स्टेटमेंट्स लीजिए उसके साथ में जीएसटी की रिटर्न जरूर लीजिए, जिससे कि आपको सेल और परचेज का क्वांटम पता चल सके। उससे क्या होगा कि जब सीसी के लेते समय उसने प्रोजेक्शंस दिए होंगे, तो आपको पता है कि उसने साल में मान लीजिए 1 करोड़ की सेल का प्रोजेक्शन दिया है, 80 लाख की परचेजेस का प्रोजेक्शन दिया है, तो आप प्रो डेटा बेसिस पे, यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ये देख पाएंगे कि उसने क्वार्टर में कितनी सेल की है, कितनी परचेजेस की हैं, क्या उसने जो प्रोजेक्शंस दिए थे उस दिशा में वो चल भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसकी सेल परचेजेस उसके दिए हुए प्रोजेक्शन से काफी कम चल रही हो, तो आप उसको क्वेश्चन कर पाएंगे। नंबर 3 बात, उसका जो अकाउंट स्टेटमेंट है, आपके पास आपका कंप्यूटर होगा बैंक में जो है, आप उसका अकाउंट कम से कम वीकली एक बार जरूर चेक कीजिए। उससे क्या होगा कि आप उसका जो भी पैसा आपने दिया है सीसी में, उसकी मॉनिटरिंग आप सही से कर पाएंगे। क्योंकि सीसी आपने किस लिए दी है? सीसी आपने दी है कि वो अपने लिए स्टॉक खरीदे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करे, और कहीं ऐसा ना हो कि सीसी का पैसा वो पर्सनल अकाउंट्स में जा रहा हो, प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट में जा रहा हो, प्रमोटर्स की फैमिली के अकाउंट्स में जा रहा हो। सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो होता है ग्रुप अकाउंट्स में बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है कई बार, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है फ्रॉड का या एनपीए का। तो इसको आप पहले ही प्लग कर पाएंगे। आप इसकी मॉनिटरिंग तभी कर पाएंगे जब आप अकाउंट स्टेटमेंट देखते रहेंगे। ऐसा ना हो कि सीसी लिमिट तो आपने दे दी, उसके बाद पैसा वो यूज कर रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा एक्चुअली जा रहा है। तो अगर शुरू से ही हमें मॉनिटरिंग रखेंगे, और अगर वैसा करेगा तो आप तुरंत उससे रोक पाएंगे कि आपको जो सीसी लिमिट दी गई है वो आपके बिजनेस के लिए दी गई है, आपको ये पैसा पर्सनल अकाउंट्स में ले जाने के लिए, ग्रुप अकाउंट्स में ले जाने के लिए, प्रमोटर्स की फैमिली के अकाउंट में ले जाने के लिए नहीं दिया गया है, या बिजनेस से बाहर ले जाने के लिए नहीं दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुरू में जब हम सीसी लिमिट रिलीज करते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ की सीसी लिमिट आपने किसी को सैंक्शन की, तो शुरू में जब आप रिलीज करिए तो फेजेस में रिलीज कीजिए। जैसे जैसे कस्टमर का मार्जिन आता रहे वैसे वैसे आप सीसी लिमिट को रिलीज कीजिए। उसके बाद जो भी वो परचेजेस कर रहा है, कम से कम जब तक आपकी सीसी लिमिट फर्स्ट टाइम में पूरी 1 करोड़ तक पहुंच ना जाए, तब तक आप हर परचेज के इनवॉइसेस उससे लीजिए। यानी कि जो पहली बार उसका जो एंड यूज है वो आप वेरीफाई कर पाए, उसका रिकॉर्ड रख पाए, वो सारे इनवॉइसेस, वो सारे बिल्स लेके आप अपनी फाइल में लगाइए। शुरू में ही अगर आपने ये काम कर लिया तो कस्टमर को आदत हो जाएगी, कस्टमर को पता होगा कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि फंड्स के डाइवर्जन होने का खतरा नहीं रहे। हर साल जब इसके बाद अगला स्टेप है, हर साल जब बैलेंस शीट आए तो आप ये देखिए कि कहीं शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज लॉन्ग टर्म यूजेस में तो नहीं हुआ है। जो सीसी देते हैं वो क्या होते हैं? वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल गैप को फिल करने के लिए दिया जाता है। अब उसका यूज कभी भी लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बैलेंस शीट में करंट रेशियो का कंपैरिजन करके। मान लीजिए कि आपने पिछले साल की बैलेंस शीट के ऊपर सीसी लिमिट सैंक्शन की, उसका करंट रेशियो मान लीजिए 1.35 था। अगले साल जब बैलेंस शीट आती है तो करंट रेशियो उसका
1.35 से नीचे गिर के 1.20 आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? करंट रेशियो गिरने का मतलब ही यही होता है कि शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज लॉन्ग टर्म सोर्सेज में किया गया है या शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो बिजनेस के बाहर चले गए हैं। ये दोनों ही वार्निंग सिग्नल्स हैं, इसका ध्यान रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है? क्वार्टरली विजिट की कोशिश जरूर कीजिए। हमेशा सीसी लिमिट में मॉनिटरिंग या लगातार विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वार्टरली विजिट्स कीजिए, ये देखिए कि उसका यूनिट सही से चल रहा है कि नहीं। अगर कोई ट्रेडिंग यूनिट है तो स्टॉक वहां पे मेंटेन है कि नहीं है। इवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी रॉ मटेरियल का क्या स्तर है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या स्तर है, फिनिश गुड्स का क्या स्तर है, क्या जो स्टॉक स्टेटमेंट्स वो आपको देता आ रहा है उससे उसकी वर्किंग मैच कर रही है या उसके रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन सारे स्टेप्स को करते समय मान लीजिए कि कोई भी आपको ऐसी चीज नजर आती है जो आपको लगता है कि नहीं, ये कस्टमर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, फंड्स का या तो डाइवर्जन हो रहा है या तो उसकी सेल परचेज उसके जो प्रोजेक्शंस दिए थे उसके लेवल से नहीं है, या फिर वो आपको पेपर्स देने में आनाकानी कर रहा है। आप जीएसटी रिटर्न्स मांग रहे हैं क्वार्टरली, वो नहीं देना चाह रहा है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स में देर कर रहा है, आप विजिट कर रहे हैं तो यूनिट आपको प्रॉपर्ली चलती हुई नहीं मिल रही है, स्टॉक का लेवल आपको वो नहीं मिल रहा है जो स्टॉक स्टेटमेंट्स में दिखाई दे रहा है। इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको दिखाई देती है तो आपको सबसे पहले तो उसको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे करना है? आपको कस्टमर को ईमेल भेजनी है, जो भी उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर ईमेल जरूर भेजिए। दूसरा, आपको कस्टमर को लेटर लिखना है रजिस्टर्ड पोस्ट से। तीसरा, आपको व्हाट्सएप भी करना है कस्टमर को, और इन सब चीजों का रिकॉर्ड जरूर रखना है। बैंक में अकाउंटेबिलिटी या मेमोज या चार्जशीट से बचने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो यही है कि आपके पास हर फॉलोअप का रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉलोअप करना सबसे इंपॉर्टेंट है और उस फॉलोअप का रिकॉर्ड रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मान लीजिए, देखिए फोन जब आप करेंगे उसका रिकॉर्ड आप नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। रिकॉर्ड होता है हमेशा रिटर्न चीजों का। तो आप जब भी विजिट पे जाएं उसकी फोटोग्राफ्स लें। फोटोग्राफ्स लेने के बाद में जब आप वापस ऑफिस में आए, अपनी ब्रांच में आए, तो उसका विजिट रिपोर्ट जब बनाए तो उन फोटोग्राफ्स को उसके साथ फोटोग्राफ्स का प्रिंट निकालिए, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट चाहे कलर, जैसे भी आप सुविधा आपके ऑफिस में हो, और उसको उस विजिट रिपोर्ट के साथ स्टेपल करके फाइल में लगाइए। जो भी आप कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं, कोई चीज मांगते हैं, उसकी आप मेल करते हैं, उसका आप लेटर लिखते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, आप उसका व्हाट्सएप करते हैं, इन सभी चीजों का प्रिंट आपकी फाइल में होना चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत जरूरी बात और आखिरी बात वो ये कि जब भी कोई गड़बड़ आपको इस तरीके नजर आए तो सैंक्शन अथॉरिटी, अगर आप सैंक्शन अथॉरिटी नहीं है, आपसे सीनियर कोई सैंक्शन अथॉरिटी आपके ऑफिस में है या सैंक्शन अथॉरिटी किसी और हायर ऑफिस से हुई है, तो इस तरह की किसी भी हुई गड़बड़ को उनकी नॉलेज में जरूर लेकर आए तुरंत। यानी कि अगर आपने ये देखा कि फंड्स का डाइवर्जन हुआ है, यूनिट प्रॉपर नहीं चल रही है, पेपर्स आने में देर हो रही है, तो इसको ऑन रिकॉर्ड लाने के बाद में अपनी सैंक्शन अथॉरिटी की नोटिस में जरूर लेकर आइए कि सर ये आपने एक लिमिट सैंक्शन की थी और यहाँ पर कस्टमर जब मैंने विजिट की या जब कस्टमर से चीजें मांग रहा हूं तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है और ये इशू आ रहा है, तो ये अकाउंट हो सकता है आगे स्ट्रेस में आ जाए। तो ये सारे स्टेप्स आप लेंगे तो बहुत हद तक आप अकाउंटेबिलिटी से, मेमो से, चार्जशीट से, एक्सप्लेनेशन से बचे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।